हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इदुक्षा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर अपन पढ़े थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अपना कंप्लीट नहीं हुआ था। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर अपन ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया था। देन अपन ने पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से फाइलम्स आने वाले हैं। एंड देन अपन ने पढ़े थे जर्म लेयर, और मैंने आपको दो चीज बताई थी इसमें, एक तो डिप्लोप्लास्टिक एंड एक ट्रिप्लोप्लास्टिक। तो हम अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है सिमेट्री। देखिए बेटा, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको सिमेट्री बताऊं तो सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी एनिमल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सिमेट्री का मतलब क्या है? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अगर वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो हम उसे बोल देते हैं सिमेट्री, अगर नहीं होता है तो हम उसे बोल देते हैं एसिमेट्रिकल। ठीक है, तो आइए अपन बढ़ते हैं सिमेट्री की तरफ। तो ये अपना पहले हो चुका है, ठीक है। नंबर 4 पे अपन देखने वाले हैं सिमेट्री। सिमेट्री सिमेट्री का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सिमेट्री के बेसिस पे जो ऑर्गेनिजम्स है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। देखिए कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ अपन इनको? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। बहुत सिंपल तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स है, या हम उसे बोल सकते हैं एसिमेट्री। पहली जो सिमेट्री है वो कैसी है? एसिमेट्री। अब एसिमेट्री का मतलब क्या हुआ? देखो, जब किसी भी वर्ड जो है उसके आगे अगर ए या एन लग जाता है मतलब वो एब्सेंट है चीज, तो यहाँ पे ए का मतलब यहाँ पे एब्सेंट है, इसका मतलब यहाँ पे सिमेट्री नहीं होगी। क्या नहीं होगी बेटा? यहाँ पे सिमेट्री नहीं होगी। अब सिमेट्री नहीं है तो हम इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे। और आप मुझे एक बात बताओ कि ऐसा कौन सा फाइलम है जिसको मैं टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकती हूँ? पोरफेरा, क्योंकि वहां पर एक तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ सेलुलर था। अब सेलुलर होने की वजह से उसमें टिश्यूज नहीं थे और उसके इरेगुलर से शेप थी। जब इरेगुलर शेप है तो इरेगुलर शेप की वजह से मैं कभी भी इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकती हूँ। तो मैं इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकती हूँ। तो एसिमेट्रिकल जो है बेटा, उसके अंदर एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, मोस्टली स्पॉन्जेस। मोस्टली जो स्पॉन्जेस है वो कैसे होंगे बेटा? वो होंगे एसिमेट्रिकल होंगे। इसका मतलब कुछ स्पॉन्ज ऐसे होंगे जिनके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट होगी। भाई मैंने अगर मोस्टली लिखा, मोस्टली का मतलब है 100 पोरिफेरेंस है या 100 स्पॉन्ज जो है उसमें से 98 या 99 स्पॉन्ज, मतलब कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट होगी। तो कौन सी सिमेट्री वो पर आगे देखेंगे, बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मोस्टली स्पॉन्जेस इस पे आपको टिक करना है। और अगर मोस्टली या फिर सम नहीं दे रखा आपको तो आप डायरेक्ट स्पॉन्जेस या पोरिफेरा को भी टिक कर सकते हो। सेकंड हमारी जो सिमेट्री है बेटा वो है रेडियल सिमेट्री। सेकंड जो अपनी है वो है रेडियल सिमेट्री। और थर्ड नंबर पे जो अपनी सिमेट्री होगी वो होगी बायलेटरल सिमेट्री। कैसी सिमेट्री होगी? बायलेटरल सिमेट्री। देखो, रेडियल सिमेट्री बोलती है किसी भी प्लेन से कट करने पर टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है ऑर्गेनिज्म, पर हर चीज की कंडीशन होती है। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पहले एग्जाम्पल से बताऊंगी, बाद में देखेंगे। देखो ये एक ऑर्गेनिज्म है और ऐसा ही सेम ऑर्गेनिज्म मैंने इधर बना लिया है, क्लियर है? और इन दोनों ऑर्गेनिजम्स का ये इसका सेंट्रल एक्सिस है। क्या है? सेंट्रल एक्सिस है, जो इस तरीके से पास होता है, सेंट्रल एक्सिस इस तरीके से, ठीक है? ये है इस तरीके से। अब मैं ये कह रही हूँ रेडियल सिमेट्री के अंदर कि मैं किसी भी प्लेन से इसको कट करूंगी तो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। चलो कोशिश करते हैं। मैं इसको चलो यहाँ से कट कर दूँ,
तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। मैं ऐसे कट करूंगी तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बट मैं इसको ऐसे कट करूं तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। मैं इसको ऐसे कट करूं तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब रेडियल सिमेट्री में हम ये तो कह सकते हैं कि किसी भी प्लेन से कट करने पर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बट वो जो प्लेन है वो कहाँ से पास होना चाहिए बच्चे, वो सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए, सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए। तो आपको यहाँ लिखने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि लिखी हुई चीज़ें हमें बहुत मिलेगी पर हमें यहाँ पे समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रेडियल सिमेट्री क्या कहती है, रेडियल सिमेट्री ये कहती है कि किसी भी प्लेन से कट करने पे 2 इक्वल पार्ट में किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड कर सकते हैं, बट ये जो प्लेन है वो कहाँ से पास आउट होना चाहिए, सेंट्रल एक्सिस से। अब देखो ये सेंट्रल एक्सिस तो यही रह गई है और हम इसको ऐसे कट कर रहे हैं तो 2 इक्वल पार्ट इसके नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल अपन देखें तो यहाँ पे दोनों बहनें तो आपको ध्यान रखनी है, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, टिनोफोरा, और एक और ध्यान रखनी है आपको, एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेट्स, जो इकाइनोडर्मेट्स हैं उनके एडल्ट। अब एडल्ट क्यों, लार्वा क्यों नहीं, स्टारफिश अपन सबने देखी है ना, स्टारफिश इजीली है, नहीं भी देखी है तो हम एक इमेजिनेशन से उसको देख सकते हैं कि स्टारफिश अगर उसको बोला है तो वो स्टार लाइक होगी। तो ये इस तरीके से हम बोल रहे हैं कि इकाइनोडर्मेट्स का हमने एडल्ट ले लिया, कौन लिया बेटा, स्टारफिश लिया। अब इस स्टारफिश का सेंट्रल पॉइंट ये है, सेंट्रल एक्सिस ये है। अब देखो अगर मैं किसी भी प्लेन को इसके सेंट्रल एक्सिस से पास करती हूँ, किसी भी प्लेन को अगर मैं इसके सेंट्रल एक्सिस से पास करती हूँ तो बेटा ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। चाहे मैं इसको ऐसे कट कर लूँ, चाहे मैं इसको ऐसे कट कर लूँ, कहीं से भी मैं इसको कट करूँगी तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि वो सेंट्रल एक्सिस से होकर के पास होना चाहिए। तो एसिमेट्रिकल के अंदर आपको मोस्टली स्पॉन्जेस से ध्यान रखना है, रेडियल सिमेट्री के अंदर आपको सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और एडल्ट ध्यान रखना है। अब हमारे मोस्टली स्पॉन्जेस के अलावा सम स्पॉन्जेस कुछ बचे हुए थे, वो भी आपको कहाँ ध्यान रखने हैं, यही ध्यान रखने हैं। तो इसका एक और एग्जांपल देख लो आप, सम स्पॉन्जेस, सम स्पॉन्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को सारे एग्जांपल ध्यान रखने हैं, सम स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेट्स। अब ये बोल रहा है बायलैटरल सिमेट्री के अंदर कि ओनली वन प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है, और इसमें बोला था एनी प्लेन से कट करने पर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है, बट पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री की कंडीशन थी, बायलैटरल सिमेट्री बोल रही है कि एक ही प्लेन से कट करने पर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगी मैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम अपने आप को जब ऐसे कट करेंगे तो हमारा हाफ पोर्शन जैसा इधर है वैसा ही इधर होगा, लेकिन अगर मैं अपने आप को यहाँ से कट करूँ, अगर मैं अपने आप को ऐसे कट करूँ तो क्या 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो पाएंगे, नो। आगे इधर हमारे आईज है, नोज है, पीछे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से सिर्फ वन प्लेन से कट करने पर हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे सिमेट्री को अपन क्या बोलेंगे, बायलैटरल सिमेट्री बोलेंगे। अब हमेशा मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग वाले फाइलम्स की जो भी प्रॉपर्टीज है वो आप याद रख लो, बाकी की अपने आप याद हो जाएगी। यानी कि इन सबको आपने अगर लर्न कर लिया तो रिमेनिंग सारे फाइलम कहाँ आ जाएंगे, प्लेटीहेल्मिंथीज, अप टू कोडेटा। और दूसरा एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इकाइनोडर्मेट्स में बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पे लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेट्स, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेट्स, ठीक है। तो लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेट्स जो है और प्लेटीहेल्मिंथीज अप टू कोडेटा जो है उसके अंदर बायलैटरल सिमेट्री आएगी,
और रेडियल सिमेट्री के अंदर सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा और एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मिड्स आएंगे। तो यहाँ पे हमारी सिमेट्री कंप्लीट होगी। इसके बाद जो अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो अपन देखेंगे बॉडी प्लान। वो अपन देखेंगे बॉडी प्लान। बॉडी प्लान, और ये बॉडी प्लान जो है वो अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। अब बॉडी प्लान कैसा है, देखो वैसे मोस्टली इसमें जो चीज थी वो अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट कर ली है, सेम वही चीजें, पर थोड़ी सी और यहाँ पर बॉडी प्लान में दे सकते। तो बॉडी प्लान जो है बच्चे वो 3 टाइप के होंगे। पहला जो बॉडी प्लान होगा वो है अपना, पहला जो बॉडी प्लान है वो अपना सेलुलर एग्रीगेशन, सेलुलर एग्रीगेशन। सेकेंड जो अपना बॉडी प्लान होगा वो है ब्लाइंड सेक, ब्लाइंड सेक। और थर्ड जो अपना बॉडी प्लान है वो होगा ट्यूब विदिन ट्यूब। ठीक है, तो अपने जो बॉडी प्लान है वो अपन को 3 ध्यान रखना है। एक तो सेलुलर एग्रीगेशन ध्यान रखना है, एक ब्लाइंड सेक ध्यान रखना है, एक ट्यूब विदिन ट्यूब ध्यान रखना है। सेलुलर एग्रीगेशन बिल्कुल सिंपल है, पोरीफेरा में याद करो, और पोरीफेरा के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा था बेटा, सेलुलर था। यानी कि यहाँ पर सेल जो है वो इस तरीके से दूर दूर अटैच थी, यानी कि यहाँ पर जो सेल्स है वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं थी, सेल्स दूर दूर थी। तो इस तरीके का जो बॉडी प्लान होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेलुलर एग्रीगेशन बोलते हैं। और आपको पता ही चल गया होगा नाम से ही, सेलुलर एग्रीगेशन नाम से आप पहचान गए होंगे कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल आएगा वो क्या आएगा, पोरीफेरा फाइलम आएगा। देन अगर बात करते हैं ब्लाइंड सेक की, तो ब्लाइंड सेक क्या कह रहा है, देखो ब्लाइंड सेक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में जाओ, और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कह रहा था कि यहाँ पर एक सिंगल ओपनिंग होगी, और ये सिंगल ओपनिंग माउथ की तरह भी काम करेगी और एनएस की तरह भी काम करेगी। तो ब्लाइंड सेक के अंदर क्या होती है, सिंगल ओपनिंग होती है। क्या होती है, सिंगल ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग which act as mouth and anus। यानी कि हम यहाँ ये कहेंगे कि यहाँ पर एक सिंगल सी ओपनिंग होगी, ये पूरी बॉडी मान लीजिए, और ये एक सिंगल ओपनिंग मान लीजिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो है इस तरीके से एक ओपनिंग होगी जो जिसे होकर के फूड अंदर की तरफ जाएगा और वेस्ट मटेरियल बाहर की तरफ आएगा। यानी कि यही जो ओपनिंग है वो माउथ की तरह भी काम करेगी, और यही ओपनिंग जो है वो एनएस की तरह भी काम करेगी। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टी है, इस तरीके का जो बॉडी प्लान है उसको अपन क्या बोलेंगे, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। और इसका जो एग्जाम्पल्स है वो दोनों सिस्टर्स आपको याद करनी है। एक तो अपन को ध्यान रखना सिलेंड्रेटा, सेकेंड एग्जाम्पल अपन को ध्यान रखना टिनोफोरा, और थर्ड एग्जाम्पल अपन को ध्यान रखना है प्रीटी हेलमिंथीज, प्रीटी हेलमिंथीज। क्लियर है, तो तीनों एग्जाम्पल इसमें ध्यान रखना। अब ट्यूब विदिन ट्यूब जो है उसको अपन पीछे पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 3 जो है अपना ट्यूब विदिन ट्यूब, उसको यहाँ पर पढ़ेंगे, ट्यूब विदिन ट्यूब, ट्यूब विदिन ट्यूब। देखो ये बोल रहा है एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब है। ट्यूब विदिन ट्यूब का मतलब क्या हुआ कि एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब है। तो कैसे है ये ट्यूब, देखो थोड़ा सा अपने दिमाग को जो है वो यूज करो और सोचो कि मान लो ये अपनी क्या है, ये अपनी है बॉडी वॉल। क्या है बच्चे, अपनी बॉडी वॉल है, ये अपनी बॉडी वॉल है, ये अपनी बॉडी वॉल है। जो अपनी बॉडी आपको दिखती है, जो हम आपको दिख रहे हैं, ये कहाँ से दिख रहे हैं, बॉडी वॉल से दिख रहे हैं। मतलब हमारे जो आउटर स्ट्रक्चर है, जो स्किन जो भी है, वो हमें हमारी बॉडी वॉल को रिप्रेजेंट करती है। अब इसी के अंदर क्या है, इसी के अंदर यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल है, जिसको अपन गट भी बोल सकते हैं।
तो ये है अपनी एलिमेंट्री कैनाल। तो क्या इस डायग्राम को देख के आप ये नहीं लगा पा रहे हो थोड़ा सा दिमाग कि यहाँ पर ये जो बॉडी बोल है वो एक ट्यूब है और एलिमेंट्री कैनाल दूसरे एक ट्यूब है, मतलब एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब है। तो इस तरीके का जो बॉडी प्लान है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। सेकेंडली यहाँ पे ये वाली जो ओपनिंग है वो एज ए माउथ काम करेगी और ये वाली जो ओपनिंग है वो एज ए एनएस काम करेगी। तो हमने वहां पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये चीज पढ़ी है कि जब माउथ अलग हो एनएस अलग हो, दोनों सेपरेट ओपनिंग है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसकी वजह से हुआ है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान की वजह से हुआ है। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना सेपरेट opening of mouth and एनएस। तो माउथ और एनएस की क्या होगी बेटा, सेपरेट ओपनिंग होगी। सेकंड थिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, ट्यूब विद इन ट्यूब है, एक ट्यूब कौन है, बॉडी को, दूसरी ट्यूब कौन है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल, या हम इसको गट भी बोल सकते हैं। अब ट्यूब विद इन ट्यूब की बात करें तो ये ऐसे कहता है कि आप मुझे ये बताओ पहले माउथ बना कि पहले एनएस बना। अरे पूछता है कि आप मुझे बताओ पहले माउथ किस में बना, पहले एनएस किस में बना। तो उस बेस पे हम ट्यूब विद इन ट्यूब को क्या करते हैं, टू पार्ट्स में या टू टाइप्स में क्या कर देते हैं बेटा, डिवाइड कर देते हैं। तो इसके क्या होंगे, टू टाइप्स होंगे। क्या होंगे, टू टाइप्स होंगे। एक होता है प्रोटोस्टोम और दूसरे होते हैं ड्यूटेरोस्टोम। एक होगा प्रोटोस्टोम और सेकंड होगा ड्यूटेरोस्टोम। तो जो देखो पहली चीज, लाइफ में कभी भी आप बायो पढ़ रहे हो और बायो पढ़ते टाइम आपको कहीं भी स्टोम लिखा दिखाई दे, कहीं भी स्टोम लिखा दिखाई दे, तो स्टोम का मतलब लिख लेना माउथ। कुछ टर्म्स है, वो टर्म्स में है ना धीरे धीरे आपको बताए जाऊंगी। कभी कभी क्या होता है, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा हो और आपको वो टर्म का मतलब पता है ना, तो आप उस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे टर्म्स है, उसके लिए एक अलग से पेज रखना कॉपी के पीछे और उस पेज में ये टर्म्स का मतलब लिखते हुए जाना। तो यहाँ पे हम जो देखे हैं, हमने पहला टर्म सीखा है यहाँ पे स्टोम, और स्टोम का मतलब होता है माउथ। स्टोम का मतलब होता है माउथ। तो यहाँ पे देखो प्रोटोस्टोम, प्रोटोस्टोम का मतलब माउथ, स्टोम का मतलब क्या होता है माउथ, प्रोटो का मतलब होता है पहले। तो माउथ फॉर्म फर्स्ट, माउथ फॉर्म फर्स्ट। और यहाँ पे स्टोम का मतलब तो माउथ है, ड्यूटेरो का मतलब होता है बाद में, यानी कि यहाँ पे अगर माउथ बाद में बन रहा है तो पहले क्या बनेगा, एनस फॉर्म्स फर्स्ट। एनस यहाँ पे पहले बनेगी। अब इनके एग्जांपल देखो यहाँ पर जब अपन ने ब्लाइंड सेक पढ़ा था ना, तो ब्लाइंड सेक के अंदर अपन प्लेटी हेलमिंथेस तक कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि ट्यूब विद इन ट्यूब कहाँ से स्टार्ट होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब एस्केलमिंथेस से लेकर के कोडेटा तक रहेगा। कहाँ तक रहेगा, एस्केलमिंथेस से लेकर के कोडेटा तक ये रहने वाला है। तो अब प्रोटोस्टोम में कौन कौन आएगा, प्रोटोस्टोम में कौन कौन आएगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो इसके एग्जांपल्स हैं वो एस्केलमिंथेस है, एस्केलमिंथेस है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है एंड मोलस्का है। ठीक है, तो एस्केलमिंथेस है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है एंड मोलस्का है, किसमें, प्रोटोस्टोम्स के अंदर। बाकी बचे हुए जो टा 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 वाले हैं, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा जो है वो सभी से में आएंगे। तो इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा, तो ये सारे किसमें आएंगे, ये सारे आएंगे अपने ड्यूटेरोस्टोम में। तो बस सिंपल वे में आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ज्यादा उलझना नहीं चीजों में, क्योंकि इतनी
आएंगे भी अपने, है ना, फालतू आप बहुत ज़्यादा उलझोगे चीज़ों में तो इतना आपको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि इतना अपने सिलेबस में अभी नहीं और इतना हमें करना भी नहीं है हमारा टाइम वेस्ट करके। जितनी चीज़ें हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हमें सिर्फ वही पढ़नी है। तो यहाँ पे ट्यूब विद इन ट्यूब में ध्यान रखना है माउथ और एनएस की सेपरेट ओपनिंग होती है। प्रोटोस्टोम होगा, ड्यूटेरोस्टोम होगा। प्रोटोस्टोम में माउथ पहले बनेगा, ड्यूटेरोस्टोम में एनएस पहले बनेगा, इसका मतलब माउथ बाद में बनेगा। और प्रोटोस्टोम के एग्जांपल्स है एस्केमिथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड ड्यूटेरोस्टोम के एग्जांपल्स है एनएस गैनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए वापस आते हैं अपन। तो हमने सिमेट्री कंप्लीट कर लिए, बॉडी प्लान हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्या बचा है हमारा, देखो अब क्या बचा है, अब तो कुछ नहीं बचा, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखो हमने बॉडी प्लान कंप्लीट कर लिया है। हमारा नोटोकोड बहुत छोटा सा, सेगमेंटेशन बहुत छोटा है। एक सिलोम जो है वो बहुत अच्छी चीज है एंड बहुत कंफ्यूज होते हैं हम सिलोम के अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सिलोम से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो आइए हमारा जो 6 नंबर का पॉइंट है वो अपन देखते हैं। और 6 नंबर पे अपन को क्या कहना है, सिलोम। देखो सिलोम क्या है, सिलोम की जरूरत क्यों पड़ी, हमें सिलोम बनाने की जरूरत पड़ी क्यों। देखो जस्ट अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैं ना थोड़ा सा डायग्राम बना के बताती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ट्यूब विद इन ट्यूब पढ़ाया जस्ट पीछे। तो मान लो ये प्यारा सा इंसान है, क्या ये इसकी टांगे है बच्चे, हमें सिर्फ समझने से मतलब है, ओके। और तो ये जो व्हाइट कलर से आपको दिख रही है ये आपकी क्या है, ये क्या है आपकी बॉडी बॉल है। और बॉडी बॉल कैसे होती है बेटा, आउटर होती है, ठीक है, ये आपकी बॉडी बॉल है आउटर। अब इसी बॉडी बॉल के अंदर हमें पता है कि इसी के अंदर क्या होगा, इसी के अंदर अपनी इस तरीके से अपनी गट होगी या फिर अपनी एलिमेंट्री कैनाल होगी, एलिमेंट्री कैनाल होगी। तो यहाँ पर देखो एलिमेंट्री कैनाल कैसी बेटा, इनर साइड में। अब देखना ध्यान से, एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल के बीच में ये जो आपको खाली स्पेस दिख रहा है, लाइक हमने अभी जस्ट पढ़ा है, एलिमेंट्री कैनाल और एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में ये जो आपको खाली स्पेस दिख रहा है, ये वाला कई बच्चे इसको सिलोम मानते हैं पर ये सिलोम नहीं होता है। तो ये वाला जो स्पेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिलोम, है ना। ये वाला जो स्पेस है बेटा उसको अपन क्या बोलते हैं, सिलोम। तो एक डेफिनेशन में एक बार लिख दूं कि एक फ्लूइड फील्ड कैविटी है, कैसे बेटा, फ्लूइड फील्ड कैविटी है, फ्लूइड भरा हुआ इसके अंदर, बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। तो पहले डेफिनेशन ये है, इसको भी हम अपने ऑप्शंस में अगर ये आती है तो हम इसको टिक कर सकते हैं। तो देखो फ्लूइड फील्ड कैविटी, फ्लूइड फील्ड कैविटी which present between body wall and elementary canal। वही एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से होती है, इनर साइड में। और इसकी कौन सी डेफिनेशन है, देखो यहाँ पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, यानी कि अगर अपन देखें तो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल कैसी होती है, एंडोडर्म, एंड बॉडी वॉल कैसी होती है, एक्टोडर्म। बट थोड़ा सा आप याद करो कि मैंने आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक बताया था। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक वाली कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था कि ये अपना एंडोडर्म है,
ये है अपना एंडोडर्म और ये है अपना एक्टोडर्म। ये अपना एक्टोडर्म और इसी के बीच में क्या प्रेजेंट है, ये क्या है बच्चे, मेसोडर्म। अब है ना बहुत एक अच्छे से स्टोरी बताती हूँ आपको कि जैसे भगवान है, अब भगवान ने जब हमें बनाया होगा तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, अब इनके पास एक्टोडर्म भी होनी चाहिए, इनके पास मेसोडर्म भी होनी चाहिए और इनके पास एंडोडर्म भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म सब बना दिया। इनकी एक्टोडर्म और एंडोडर्म की हेल्प से इन्होंने अपनी बॉडी वॉल बना ली, एलिमेंट्री कैन बना ली, बट मेसोडर्म बच गई। अब भगवान के पास कंफ्यूजन है कि भाई मैं जो ऑर्गन्स है, लाइक हमारा हार्ट है, लंग्स है, किडनी है और बाकी के जो सारे ऑर्गन्स हैं उनको मैं कहाँ सेट करूँ, क्योंकि ये तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे, अब कहीं ना कहीं सेट तो करना पड़ेगा। अब ये जो बेटा ये जो स्पेस दिख रहा है आपको एंडोडर्म के अंदर, इसको आपको ना कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप इसको ल्यूमेन भी बोल सकते हो एंड आप इसको गट भी बोल सकते हो, तो ये ल्यूमेन भी आप इसे कर सकते हैं और आप इसको गट भी कर सकते हैं। बट है ना यहाँ पे वो भगवान ऐसे उन्होंने सोचा कि यहाँ दूध बोले यहाँ तो देखो खाना वाना खाएगा तो बाकी ऑर्गन्स कहाँ रखूँ मैं, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेंगे, बाकी अनदर काम में भी हेल्प करेंगे, सर्कुलेशन में भी। तो फिर उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि भाई मेसोडर्म तू थोड़ा सा सरक जाए, मेसोडर्म तो थोड़ा सा एंडोडर्म की तरफ सरक जाओ। तो एंडोडर्म ने बोला नहीं मैं तो पूरा नहीं लूँगा मेसोडर्म को, एक्टोडर्म ने भी मना कर दिया। तो फिर उन्होंने बोला कि मेसोडर्म को कि तो हाफ हाफ चला जाए, यानी कि इसका मेसोडर्म का कुछ पार्ट किधर चला जाए, मेसोडर्म का कुछ पार्ट तो चला जाए अपने एंडोडर्म की तरफ और मेसोडर्म का कुछ पार्ट चला जाए अपने एक्टोडर्म की तरफ। तो दोनों ही तुम लड़ो मत, एक्टोडर्म और एंडोडर्म को बोला तुम दोनों ही लड़ो मत, मैं क्या करता हूँ तुम्हें हाफ हाफ दे देता हूँ, हाफ हाफ ले लो तुम, ठीक है, आधी आधी जिम्मेदारी ले लो। तो यहाँ पे मेसोडर्म जो है उसका हाफ पोर्शन कहाँ चला जाता है, एक्टोडर्म की तरफ चला जाता है और कुछ पोर्शन जो है वो एंडोडर्म की तरफ चला जाता है। और ये जो बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, ये बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है इसी को अपन क्या बोल देंगे, सीलोम बोल देंगे। तो सीलोम के डेफिनेशन अगर मैं बॉडी वॉल और एलिमेंट्री के नाम से बोलूँ तब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके डेफिनेशन में एक्टोडर्म और एंडोडर्म को अगर इंक्लूड करती हूँ तो मुझे मेसोडर्म को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी कि मेरी सीलोम एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में तो होगी पर मेसोडर्म से सराउंडेड होनी चाहिए, मेसोडर्म से ये एनक्लोज घिरी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, तो ध्यान रखना प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म but surrounded by मेसोडर्म। तो ये हमारे जो डेफिनेशन है उसमें फिट बैठेगा कौन सा, मेसोडर्म वाला। तो जब भी आपसे अगर पूछे सीलोम की डेफिनेशन तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन है उसमें एक्टो, मीजो और एंडो तीनों आनी चाहिए, एक्टो और एंडोडर्म के बीच में नहीं हो, इस तरीके का आपको टिक नहीं करना है। ओके, इंटरनल एंड विसरल ऑर्गन्स, इंटरनल एंड विसरल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनी, lungs present in it। ठीक है, तो
हमारे जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, चाहे वो अपना हार्ट हो, ठीक है, अपने लंग्स हो, सब जगह सबकी चीज़ें कहाँ आ जाती है, इस स्पेस में आ जाती है। तो अगर हम इनको भी कंप्लीट करें, इनका भी कंप्लीट करें, तो यहाँ पे मीजोडर्म होगी, यहाँ भी मीजोडर्म होगी, एंड यहाँ भी मीजोडर्म होगी, एंड यहाँ भी क्या होगी, मीजोडर्म होगी। जो बीच का स्पेस होगा वो सीलम होगा, यहाँ पर हमारा हार्ट प्रेजेंट होगा, यहाँ पे अपने लंग्स प्रेजेंट होंगे, किडनीज प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे ऑर्गन्स को फिट करने के लिए भगवान को क्या बनाना पड़ा, सीलोम बनाना पड़ा। अब सीलोम के बेस पे देखिए सिंपल सा डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बस एक बार आपको वहाँ डायग्राम देखना है और सिंपल वे में आपको इनके एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे सीलोम के बेस पे जो एनिमल्स है वो 3 टाइप के होंगे। एक जो है वो अपना है एसिलोमेट, सेकंड है सूडोसेलेमेट, और नंबर 3 पे है यूसिलोमेट। तो देखो एसिलोमेट, एसिलोमेट, एसिलोमेट का मतलब यहाँ पे सिलोम क्या होगी, एब्सेंट होगी। अब मेरे पास अगर मुझे सिलोम बनानी है तो पहले तो मेरे पास एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों होनी चाहिए। तो अगर किसी के पास मेसोडर्म नहीं है तो वो तो सिलोम बनाएगा ही नहीं। तो पहली चीज देखो, पोरीफेरा के पास तो कुछ था ही नहीं, पोरीफेरा को तो मैं एसिलोमेट में भी रख सकती हूँ, और यहाँ पे मैं ये भी बोल सकती हूँ कि इसके पास ना रखो तो भी चलेगा, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि पोरीफेरा के पास तो कुछ है ही नहीं, बेचारे के पास लेयर नहीं बनी है, वहाँ तो जब लेयर नहीं बनी है तो वहाँ पे सिलोम का तो कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए। तो एसिलोमेट में आप पोरीफेरा भी देख सकते हो, पोरीफेरा आप देख सकते हो। सिलेंट्रेटा में भी नहीं होती है, सिलेंट्रेटा में भी नहीं होगी, टीनोफोरा में भी नहीं होती है, टीनोफोरा में भी नहीं होती है, एंड प्लेटी हेल्मिंथीज में भी नहीं होगी, प्लेटी हेल्मिंथीज में भी नहीं होगी। तो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे मेसोडर्म एब्सेंट होती है, यहाँ पे मेसोडर्म एब्सेंट होती है, और यहाँ पे जो अपना प्लेटी हेल्मिंथीज है उस प्लेटी हेल्मिंथीज के अंदर मेसोडर्म कैसी होगी, सॉलिड मेसोडर्म होगी। अब सॉलिड मेसोडर्म होने की वजह से ये स्प्लिट नहीं हो पाती है। तो ध्यान रखना, एसिलोमेट जो है उसमें पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेल्मिंथीज रहेंगे। पोरीफेरा जो है उसमें तो कोई सब लेयर नहीं है तो सिलोम बन भी नहीं सकती है। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर मेसोडर्म नहीं होगी, प्लेटी हेल्मिंथीज के अंदर बहुत सॉलिड मेसोडर्म होती है तो वो स्प्लिट नहीं हो पाती है। फिर ध्यान रखना, सेकंड नंबर पे आता है अपना सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोमेट। तो सूडोसिलोमेट के अंदर क्या करना है आपको, सूडोसिलोमेट में क्या, झूठी, सूडो का मतलब क्या होता है, झूठी। यहाँ पे मेसोडर्म जो है उसने स्प्लिट होने की कोशिश की है, बट यहाँ पे इसने छोटे छोटे पाउचेस बना लिए हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे पाउचेस बना लिए, तो देखिए ये अपना मान लीजिए ये अपना एंडोडर्म है और ये अपना एक्टोडर्म है, ये अपना ठीक है। ये इसको थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं, ये अपना एक्टोडर्म है। तो यहाँ पे जो मेसोडर्म थी ना उसने अपने आप को स्प्लिट करने की कोशिश की, बट वो पूरी तरीके से स्प्लिट नहीं हो पाई, और यहाँ पर उसने क्या किया है, इस तरीके से पाउचेस बना लिए हैं। तो यानी कि फिट तो बैठ रहा है कि बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म एंड सराउंडेड बाय मेसोडर्म, तो हम इसको सिलोम बोल सकते हैं, पर ये झूठी सिलोम है। डेफिनेशन में फिट बैठ रही है बट रियल सिलोम नहीं है ये। तो इसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, और वो एग्जाम्पल है एस्केलमिंथीज, एस्केलमिंथीज, ठीक है, इसका एक ही एग्जाम्पल है। फिर नंबर 3 पे है अपना यूसिलोमेट, यूसिलोमेट, यू जहां भी आ जाता है, यू जहां भी आ जाता है उसका मतलब क्या होता है, ट्रू सिलोमेट। क्या होता है उसका मतलब, ट्रू सिलोमेट। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने अभी आपको स्टोमेटा बताया या स्टोम बताया है, सॉरी स्टोमेटा नहीं स्टोम बताया है, तो स्टोम का मतलब क्या होता है,
लाइक मैंने अभी आपको बताया, तो स्ट्रोम्स का मतलब क्या होता है, माउथ। वैसे कहीं पे आपको ईयू दिखाई दे तो उसका मतलब क्या होगा, टू, यानी कि यहाँ पर जो सीलोम होगी वो रियल में प्रेजेंट होगी। और एस्केल मतीज के बाद में इसके जो एग्जाम्पल आएंगे वो है एनेलिडा, और एनेलिडा से कोडेटा तक ये सारे कैसे होंगे, ये सब होंगे यूसिलोमेट। क्लियर है? तो सूडोसिलोमेट के अंदर एस्केल मतीज है, यूसिलोमेट के अंदर क्या होगा, एनेलिडा अप टू कोडेटा होगा। क्लियर है? अब इसी यूसिलोमेट के अंदर टू टाइप्स अपन पढ़ते हैं। अपने एनसीईआरटी में ये चीज नहीं है, बट थोड़ा सा देखेंगे अपन। एक इसका टाइप होगा, किसका, यू सिलोमेट जो है उसका एक टाइप होगा साइजोसिलोम, साइजोसिलोम, और सेकंड इसका टाइप होगा एंटेरोसिलोम। ठीक है? देखो सिंपल वे में बताती हूँ आपको, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं बस थोड़ा सा समझाऊंगी आपको। एक और बनाती हूँ। देखो पता है क्या था, ये यहाँ इस तरीके से क्या प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, ये व्हाइट कलर में बाहर की तरफ एक्टोडर्म है, और ये एंडोडर्म है, और यहाँ पर ये जो है ये क्या है, मीजोडर्म है, ये है मीजोडर्म। अब क्या हुआ है, धीरे धीरे मीजोडर्म ने क्या की है, स्प्लिटिंग चालू कर दी है। धीरे धीरे मीजोडर्म ने क्या कर दी है, स्प्लिटिंग चालू कर दी है, मतलब बीच में से स्प्लिट होना स्टार्ट हो गई है। और थोड़े देर टाइम के बाद देखा कि आराम से मीजोडर्म पूरी कंप्लीटली सेपरेट हो गई है, स्प्लिट हो गई है। ये अपना एक्टोडर्म हो जाएगा, ये अपना एक्टोडर्म है, और ये अपना क्या हो जाएगा, एंडोडर्म, ये अपना क्या हो जाएगा, मीजोडर्म। और इस मीजोडर्म के बीच में अपनी क्या बन गई, यहाँ पे सीलोम बन गई है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे मीजोडर्म जो है वो इजीली स्प्लिट हुई है बस। यहाँ पे देखो ये एक्टोडर्म है, और ये अंदर की तरफ एंडोडर्म है, बीच में मीजोडर्म है। अब यहाँ पे जो मीजोडर्म है उससे धीरे धीरे क्या किया है, स्प्लिट होना स्टार्ट किया है, और जैसे वो धीरे धीरे स्प्लिट हो रही है, और लास्ट में जाकर के उसने क्या बना दिया है, सीलोम बना दिया है। तो इस तरीके से अगर सीलोम का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से, स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से। स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, अगर मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से सीलोम का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, साइटोसीलोम। और इसके एग्जांपल में आपको ध्यान रखना है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। ठीक है, तो इस तरीके से तीन एग्जाम्पल किसके नाम हो गए, साइटोसीलोम। नहीं भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना ध्यान रख लेना कि साइटोसीलोम के अंदर तीन आएंगे, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, और एंटेरोसीलोम के अंदर बचे हुए तीन आएंगे। मोलस्का के बाद में कौन आता है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। अब यहाँ पे पता क्या हुआ, यहाँ तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या थी, मीजोडर्म थी। अब यहाँ पे पता है क्या हुआ, यहाँ पे मीजोडर्म सबसे पहले किससे जुड़ी हुई है, यहाँ पे इससे पाउचेस बना रखे, किससे अटैच हो रही है ये मीजोडर्म, यहाँ पे एंडोडर्म से अटैच हो रही है। तो यहाँ पे मीजोडर्म एंडोडर्म से अटैच हो रखी है, फिर ये यहाँ से सेपरेट होगी, देन ये सीलोम बनाएगी। इसीलिए एंडोडर्म से अटैच होने की वजह से हमने इसको क्या बोला है, एंटेरोसीलोम बोला है। तो सबसे पहले धीरे धीरे इसकी देखो ये इस तरीके से ग्रोथ करेगी, और ग्रोथ करने के बाद में एंडोडर्म से अटैच होकर के
उसके बाद ये इनसे सेपरेट होकर के इस तरीके से सीलोम का फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि यहाँ पर ध्यान रखना, हमारी जो मेसोडर्म है वो पाउच के फॉर्म में किससे अटैच है, एंडोडर्म से अटैच है। देन ये थोड़ा सा इसने अपना साइज बढ़ाया, आउटग्रोथ की है, और आउटग्रोथ करने के बाद में ये इससे सेपरेट हो गई एंडोडर्म से, और उसने किसका फॉर्मेशन कर दिया, सीलोम का फॉर्मेशन कर दिया है। तो यहाँ पर अपन ने सीलोम पढ़ लिया है। अब जो भी अपना बाकी का जो पोर्शन है वो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इस पोर्शन को आप काफ़ी अच्छे से पढ़ना, नोट्स वगैरह बनाना, प्रॉपर पढ़ना, लर्न करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, और बने रहना मेरे साथ। थैंक यू सो मच।